नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार युग इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ेंगे क्रिया के ही एक अगले भाग के, जिसमें हम देखेंगे कि प्रयोग और संरचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। लेकिन इसको पढ़ने से पहले जान लेते हैं हम क्रिया के भाग फर्स्ट में जाना था कि क्रिया क्या होती है और क्रिया का निर्माण कहाँ से होता है। देखिए, जिस प्रकार से हिंदी का निर्माण संस्कृत से हुआ है, उसी प्रकार से हिंदी की क्रिया का निर्माण संस्कृत की क्रिया अर्थात धातु से हुई है। अर्थात धातु में जब न प्रत्यय जोड़ते हैं तब जाकर के क्रिया का निर्माण होता है। ठीक है, हमने देखा था कि धातु वह मूल शब्द होते हैं जिसमें न प्रत्यय जोड़ने से क्रिया का निर्माण होता है। और ये धातु को हमने दो भागों में जाना था। कैसे? एक मूल धातु थी और एक थी आपकी यौगिक धातु। मूल धातु में क्या देखा था कि ये मूल शब्द होते हैं, यानी इन्हें बोलने के लिए या इन्हें लिखने के लिए हमें अन्य धातु की जरूरत नहीं पड़ती है। परंतु वहीं पे यौगिक धातु की जब बात करते हैं तो यौगिक धातु मूल धातुओं की सहायता से बने थे। जैसे चल से चला, हंस से हंसा, लिख से लिखा। तो इस प्रकार से हमने देख लिया था कि यौगिक धातु और मूल धातु में दोनों में क्या अंतर है। और फिर हमने देखा था कि यानी क्रिया के भेद के बारे में। तो क्रिया के भेद के बारे में हमने जान लिया था कि जब क्रिया का वर्गीकरण करते हैं तो क्रिया को हम तीन प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। कौन कौन से? एक कर्म या रचना के आधार पर, और दूसरा था प्रयोग या संरचना के आधार पर, और तीसरा वर्गीकरण है, तीसरा आधार था वर्गीकरण का, जिसमें हम जानेंगे किसके? काल के आधार पर। तो हमने कल के वीडियो में देखा था कि कर्म के आधार पर जब हम क्रिया का वर्गीकरण करते हैं तो क्रिया के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया क्या होती है? यानी ऐसी क्रिया जिसमें कर्म की जरूरत नहीं पड़ती है और बिना कर्म के ही अपना पूर्ण भाव देने में सक्षम है, वो क्रिया क्या कहलाती है? अकर्मक क्रिया। वहीं पे सकर्मक क्रिया की बात जब करते हैं तो बिना कर्म के जब वाक अपना पूर्ण भाव न प्रदान करे तो वहां पे जो भी क्रिया प्रयोग होगी वो होती है सकर्मक क्रिया। अर्थात कर्म के सहित अगर क्रिया प्रयोग हो रही हो तो वहां पे क्या होगी? सकर्मक क्रिया होती है। चलिए आज हम शुरू करेंगे उसी के आगे से, जिसमें हम जानेंगे कि प्रयोग व संरचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। ठीक, देखिए तो इसके 8 भेद होते हैं। लेकिन अगर सिर्फ संरचना के आधार पर पूछा जाए, ठीक, अगर संरचना के आधार पर पूछा जाए जो कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तो वहां पे कितने प्रकार के हो जाते हैं क्रिया? 5 प्रकार के हो जाते हैं। परंतु अगर इसमें प्रयोग शब्द जोड़ दिया जाए, ठीक है, प्रयोग शब्द जोड़ दिया जाए तो प्रयोग के आधार पर 3 होते हैं, संरचना के आधार पर क्रिया 5 प्रकार के होते हैं। इस प्रकार से प्रयोग व संरचना के आधार पर क्रिया के 8 भेद हो जाते हैं। देखिए, अब हम देखते हैं संरचना के आधार पर कौन कौन से होते हैं। तो संरचना के आधार पर क्रिया के भेद आपके होते हैं संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और नाम धातु क्रिया, और एक होती है कृदंत क्रिया। इस प्रकार से देखा कि एक संयुक्त क्रिया हो गई, दूसरी पूर्वकालिक हो गई, तीसरी प्रेरणार्थक क्रिया हो गई, और चौथी नाम धातु क्रिया हो गई, और पांचवी क्या हो गई? कृदंत क्रिया हो गई। ये क्रिया है आपकी संरचना के आधार पर। और इसी में अगर हम प्रयोग जोड़ देते हैं तो आपकी 3 क्रियाएं और जुड़ जाती हैं। कौन कौन सी? एक होती है सामान्य क्रिया, और 2 यहाँ पे जो सहायक क्रिया और सजातीय क्रिया के रूप में 3 क्रियाएं और जुड़ जाती हैं। इस प्रकार से प्रयोग और संरचना के आधार पर क्रिया के 8 भेद हो जाते हैं। चलिए अब हम इन्हें एक एक करके जानेंगे कि सामान्य क्रिया क्या होती है, संयुक्त क्रिया क्या होती है, पूर्वकालिक क्रिया होती है। इस प्रकार से सभी क्रियाओं के बारे में चलिए देखते हैं। तो नाम आता है पहला सामान्य क्रिया। सामान्य शब्द यानी एक नॉर्मल शब्द। तो इसमें देखिए कि जब भी सामान्य क्रिया प्रयोग होगी वहां पे कार्य एक होगा और क्रियापद भी एक होगा। कैसे? अगर हम एक वाक्य लेते हैं तो वहां पे कार्य भी एक हो रहा होगा और क्रियापद भी एक आ रहा होगा। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं कि राम पुस्तक पढ़ता है।
हमने एक एग्जाम्पल लिया, राम पुस्तक पढ़ता है। अब इसमें देखिए कि काम क्या हो रहा है, पढ़ने का काम हो रहा है, यानी कार्य कितना हो रहा है, एक ही हो रहा है। और इसमें क्रियापद कितनी प्रयोग हुई है, तो एक ही प्रयोग हुई है, कौन, पढ़ना। वो अलग चीज है कि राम पुस्तक पढ़ता है तो पढ़ना एक सकर्मक क्रिया है, परंतु हम इस पढ़ना को सकर्मक क्रिया कब कहेंगे, जब हम इसे कर्म के आधार पर जानेंगे। जब हम कर्म के आधार पर जानेंगे कि ये पढ़ना कौन सी क्रिया होगी, तब हम बताएंगे कि ये सकर्मक क्रिया है। क्यों, क्योंकि इसके साथ कर्म प्रयोग हुआ है और वो कर्म है पुस्तक। परंतु जब हम प्रयोग और संरचना के आधार पर जानेंगे या क्रिया के भेद को जानेंगे, तो यहाँ पे पढ़ना क्या हो जाएगा, एक सामान्य क्रिया हो जाएगी, क्योंकि एक वाक्य के माध्यम से कार्य भी एक हो रहा है और वहां पे क्रियापद भी एक ही प्रयोग हुई है। अतः यहाँ पे जो भी क्रिया प्रयोग की जाएगी वो क्या हो जाएगी, सामान्य क्रिया। ठीक है, आप कंसेप्ट सिर्फ इतना याद रखिए कि अगर एक वाक्य में कार्य एक हो रहा हो और वहां पे क्रिया भी एक ही प्रयोग की गई हो, तो जो भी क्रिया प्रयोग की गई है वो सामान्य क्रिया होगी। ठीक है, अब हम चलते हैं संयुक्त क्रिया की तरफ। संयुक्त क्रिया क्या होती है, तो संयुक्त क्रिया यानी एक दो, जब दो चीजें मिलती है तब जाकर के वहां पे संयुक्त होता है। परंतु वाक्य में कार्य एक ही होगा, परंतु वहां पे क्या होगा, क्रियापद दो होंगे। कौन कौन से, देखो कैसे, देखिए वाक्य में कार्य तो एक ही होगा बेटा, लेकिन क्रियापद दो प्रयोग होंगे। एक क्रिया दो क्रिया दोनों मिलकर के एक क्रिया का भाव देंगे, तब वहां पे क्या हो जाएगा, संयुक्त क्रिया। कैसे, राम ने पुस्तक पढ़ लिया, राम ने पुस्तक पढ़ लिया। अब यहाँ पे देखिए कार्य एक ही हो रहा है, यानी सिर्फ और सिर्फ पढ़ने का काम हो रहा है, परंतु यहाँ पे क्रियाएं आपकी दो प्रयोग हुई है। कौन सी, पढ़ और लिया। एक हो गया पढ़ना और दूसरा हो गया लिया। लिया क्या होती है, लेना, है ना, लिया लेना। इस प्रकार से पढ़ना हो गया और लिया हो गया, और ये दोनों क्रियाएं मिल करके सिर्फ एक क्रिया बनाती है। ठीक है, पढ़ लिया, तो यहाँ पे पूरा संयुक्त रूप से हो गया ये पढ़ लिया, और ये क्या हो जाएगी, संयुक्त क्रिया। तो यहाँ पे क्या देखा कि वाक्य में कार्य एक ही होगा और वहां पे दो प्रकार की क्रियाएं जुड़ करके एक क्रिया का बोध कराएंगे, तो वो संयुक्त क्रिया कहलाएगी। संयुक्त रूप से दोनों मिलकर के क्या कहलाएगी, संयुक्त क्रिया कहलाएगी। ठीक है, अब हम देखेंगे पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, यानी पूर्व काल जो पहले हो चुकी है। पूर्व काल का मतलब क्या है कि वही चीज ना जो पहले हो चुकी है। काल के हिसाब से आप वर्तमान में यानी जारी जो समय है उसके पहले जो काम हो चुका है, तो उसमें जो क्रिया प्रयोग की गई है वो हो जाती है क्या, पूर्वकालिक क्रिया। जैसे अब इसमें देखिए किसी वाक्य में कार्य भी दो होंगे और क्रियापद भी दो प्रयोग होंगे। कैसे, कैसे, राम खाना खाकर सो गया, राम खाना खाकर सो गया। अब इसमें देखिए जो कार्य हो रहा होगा उसमें जो पहला काम होगा बेटा वो पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका होगा, यानी जो पहला काम होगा वाक्य में वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका होगा, और दूसरा काम हो सकता है कंप्लीट भी हो गया हो और वो अधूरा भी हो। जब इसके लिए हमें निश्चित नहीं होना है, वो चाहे काम जारी रहे या पूर्ण हो चुका हो, हमें इससे मतलब नहीं है। हम पहले वाले काम से मतलब है कि अगर पहला वाला काम पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है तो वहां पे जो क्रिया प्रयोग होगी तो उसके लिए वो कौन सी क्रिया कहलाएगी, पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि राम खाना खाकर सो गया, राम खाना खाकर सो गया। अब इसमें देखिए कि खाने का काम पहले हुआ है और सोने का काम बाद में हुआ है। हालांकि काम दोनों कंप्लीट हो चुके हैं, काम दोनों पूर्ण हो चुके हैं, लेकिन जो पहले काम हुआ है उसके लिए जो क्रिया प्रयोग हुई है, जो पहले काम हुआ है उसके लिए जो क्रिया प्रयोग की गई है वो हो जाती है आपकी पूर्वकालिक। अब इसमें खाना खाने का काम पहले हुआ है तो इसके लिए कौन सी क्रिया प्रयोग हुई है, खाकर, यानी खाकर, तो ये खाकर हो जाएगी आपकी पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि इसमें खाकर, पढ़कर, लिखकर शब्द आए तभी हम पहचाने।
इसमें हमें सिर्फ एक कंसेप्ट याद रखना है कि जो पहले काम हो चुका है उसकी क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, चूहा शेर के सिर पर चढ़ा और फुदकने लगा। यहाँ पे देखिए, चूहा शेर के सिर पर चढ़ा और फुदकने लगा, यानी वाक्य में पहला काम हो चुका है। कौन सा काम हो चुका है? सिर पर चढ़ने का काम पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है और फुदकने का काम अभी जारी है। तो हमें जो जारी काम है, ये जो बाद में हो रहा है, उससे हमें मतलब नहीं है। जो काम समाप्त हो चुका है हम उसको पहले देखेंगे। तो चूहा शेर के सिर पर चढ़ चुका है, यानी काम कंप्लीट हो चुका है। तो इस पर जो काम कंप्लीट हो चुका है उससे संबंधित क्रिया क्या हो जाएगी? चढ़ा, और यही चढ़ा हो जाएगी क्या? पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है। अब हम देखेंगे प्रेरणार्थक क्रिया, यानी प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगी। तो इसमें कर्ताएं दो प्रकार की प्रयोग होंगी। कौन सी? एक होगी कार्य कराने वाली और दूसरी होगी कार्य करने वाली। यानी दो प्रकार के कर्ता होंगे, एक कार्य कराने वाला या कराने वाली और दूसरा होगा कार्य करने वाली। जैसे बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, जैसे माँ ने बेटी से बर्तन धुलवाया, पिता ने बेटे से काम करवाया। तो यहाँ पे एक होगा काम करवाने वाला और दूसरा कर्ता होगा काम करने वाला। ठीक है। तो जहां भी काम करवाने का बोध हो, काम करवाए जाने का भाव उत्पन्न हो, वहां जो भी क्रिया प्रयोग की जाएगी वो आपकी होगी क्या? प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है। इसके अंदर कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे रुलाना, दिलवाना, सुलाना, पिलाना, लिखाना, लिखवाना। यानी हमेशा तरह की क्रियाएं तभी प्रयोग होती हैं जहां पे काम करवाए जाने का बोध हो। ठीक है। तो देखिए, ये सारी क्रियाएं क्या हो जाती हैं? प्रेरणार्थक क्रियाएं हो जाती हैं। ये सारी क्रियाएं क्या हो जाती हैं बेटा? प्रेरणार्थक क्रियाएं हो जाती हैं। ठीक है। और प्रेरणार्थक क्रियाएं हमेशा और हमेशा सकर्मक क्रियाएं ही होती हैं। क्यों? क्योंकि ये ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनमें कर्म की जरूरत पड़ती ही है। हालांकि ये बनते सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं से बन सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखा आपने, रुलाना, रोना एक कैसी क्रिया है? रोना एक कैसी क्रिया है? तो रोना एक अकर्मक क्रिया है, परंतु इसी से हम रुलाना बन गया, तो ये क्या हो गई? सकर्मक। दिलवाना ये हो जाती है सकर्मक। सुलवाना, सुलाना क्या होता है? एक अकर्मक। सोना क्या होता है? एक अकर्मक क्रिया होती है। लेकिन जब इसे सुलाना कहते हैं तो ये हो जाती है क्या? सकर्मक क्रिया हो जाती है। पिलाना, पीना एक सकर्मक क्रिया है और उसी सकर्मक क्रिया से बना पिलाना, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? सकर्मक क्रिया। आप एक चीज जरूर याद रखिएगा कि प्रेरणार्थक क्रिया हमेशा और हमेशा सकर्मक क्रिया ही होती हैं। यानी उनमें कौन सी क्रियाएं पाई जाएंगी? सकर्मक क्रियाएं पाई जाएंगी। ठीक है। अब हम देखेंगे नाम धातु क्रिया, कि नाम धातु क्रिया क्या होती है। ठीक। अब देखिए, नाम यानी नाम क्या होती है? नाम एक प्रकार की संज्ञा होती है ना। यानी दुनिया में जितने प्रकार के नाम पाए जाएंगे वो क्या होंगे? संज्ञा होंगी। और संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग किए जाएंगे वो क्या कहलाएंगे? सर्वनाम हो जाएंगे। और संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताने का काम करते हैं वो कहलाते हैं क्या? विशेषण। इस प्रकार से हमने देखा कि तीनों चीजें, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, तीनों किससे जुड़े हुए हैं बेटा? नाम से। तीनों चीजें किससे जुड़े हुए हैं? ये तीनों का संबंध किससे है? नाम से। कैसे नाम से? क्योंकि सभी प्रकार के नाम संज्ञा होते हैं और इन नामों के स्थान पर जो शब्द अन्य आए, इन नामों के स्थान पर जो अन्य शब्द प्रयोग हो वो सर्वनाम कहलाते हैं, और इन नामों की जो विशेषता बताए वो क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। तो इस प्रकार से जब नाम धातु क्रिया की बात करते हैं तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इन तीनों से बनने वाली क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से जो भी क्रिया बनती है या इनकी मदद से जिन क्रियाओं का निर्माण होता है वे सभी क्रियाएं कहलाएंगी क्या? नाम धातु क्रिया। एग्जाम्पल में देख लेते हैं कि हाथ, हाथ क्या है बेटा? संज्ञा है।
हाथ क्या है? संज्ञा है। और इस हाथ से बना हथियाना, तो हथियाना एक क्रिया है। देखिए हथियाना क्या है? एक क्रिया है। तो जो भी क्रिया बनी यहाँ पे वो हो जाएगी आपकी नाम धातु क्रिया। गर्म, देखिए गर्म क्या है? गर्म क्या है बेटा? तो गर्म एक प्रकार की आपकी विशेषण है। और इस गर्म से क्या बना? गरमाना। गरमाना, तो गरमाना क्या हो जाएगा? आपका नाम धातु क्रिया। अपना क्या है? सर्वनाम। अपना क्या है? सर्वनाम। और इस अपना से क्या बन गया? अपनाना, तो अपनाना क्या हो जाएगा? नाम धातु क्रिया। चमक, चमक क्या है? एक भाववाचक संज्ञा। और इस संज्ञा से बन गया चमकाना, तो इस प्रकार से चमकाना जो क्रिया बनी है वो आपकी क्या कहलाएगी? नाम धातु क्रिया। तो हमने क्या देखा कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण आदि से बनने वाली क्रियाएं क्या कहलाएंगी? नाम धातु क्रिया कहलाएंगी। ठीक है, अब हम देखेंगे कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया, कृदंत क्रिया क्या होती है? तो कृदंत का मतलब होता है क्रिया या धातु। देखिए धातु से क्रिया का निर्माण होता है। कब होता है? जब धातु में न प्रत्यय जोड़ते हैं तब जाकर के क्रिया का निर्माण होता है। और क्रिया से क्या बने? क्रिया बने, यानी क्रिया से ही क्रिया का निर्माण हो, वहां पे क्या कहलाएंगे? कृदंत क्रिया कहलाएंगी। ठीक है, या धातु से क्रिया बने वो क्या कहलाएगी? क्रिया, कृदंत क्रिया कहलाएगी। जैसे आपने यहाँ पे देखा चल धन्ना, किसी धातु में न प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या बनती है? क्रिया बनती है। परंतु जरूरी नहीं है, ये कहीं आपको लिखा नहीं मिलेगा कि इस धातु में अन्य तीजे अन्य प्रत्यय जोड़ेंगे तो वो क्रिया नहीं बनेगी। क्यों? चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे अगर चल में हम आ प्रत्यय जोड़ते हैं, चल में हमने आ प्रत्यय जोड़ा तो बना ये चला, जो कि एक यौगिक धातु है और ये हम क्रिया के रूप में भी प्रयोग करते हैं। अतः यहाँ पे जो क्रिया बनी उसको कह देंगे क्या? कृदंत क्रिया। यहाँ पे देखिए चल, चल में ता प्रत्यय जोड़ेंगे तो बना क्या? चलता। ठीक है, तो क्या चलता क्रिया नहीं है? अगर ये चलता क्रिया है, चलेगा क्रिया है, तो सभी प्रकार की जो क्रियाएं बनी और ये किससे बनी बेटा? क्रिया से ही बनी, यानी धातु से ही बनी। तो जो भी क्रियाएं बनेंगी तो वो सभी कहलाएंगी क्या? कृदंत क्रिया। देखो लिख में ती प्रत्यय जुड़ा तो क्या हो गया? लिखती, लिखती, लिखते, लिखते, लिखेंगे, लिखेगा। ये सारी क्रियाएं क्रिया से ही बनी है, अतः सभी प्रकार की क्रियाएं क्या हो जाएंगी? कृदंत क्रियाएं हो जाएंगी। ठीक है, अब देखेंगे हम सहायक क्रिया कि सहायक क्रिया क्या होती है। ठीक है, तो सहायक क्रिया में जो भी क्रियाएं आएंगी वो काल का परिचायक होंगी। किसका परिचायक होंगी? काल का। मतलब कि वो काल को बताएंगी। हमें उन क्रियाओं से काल का पता चलेगा कि ये वर्तमान काल होगा, कि जो भी काम हो रहा है वो भूतकाल में होगा या भविष्य काल में होगा। तो देखिए यहाँ पे इनमें कौन सी क्रिया होगी? सहायक क्रिया। इसमें कौन सी चीज होती हैं? किनको हम क्रिया के रूप में जानते हैं? सहायक क्रिया के रूप में जानते हैं। तो आपने इंग्लिश में सुना होगा हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब में क्या होते हैं? इज, एम, आर, वाज, वर, ये सारी क्रियाएं होती हैं। ये सारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं। सेम यहाँ हिंदी में होते हैं। है, हैं, हूँ, था, थी, थे, रहा था, रही थी, रहे थे, रहा हूँ, रही है, रहे हैं। इस प्रकार के जो भी क्रियाएं होंगी वो आपकी सहायक क्रिया होंगी। और इन्हीं से पता चलेगा बेटा कि काम अभी हो रहा है, कि भूतकाल में हो गया, कि ये भविष्य काल में होगा। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं हम, वह स्कूल जा रहा है, यानी काम वर्तमान समय में जारी है ना। इस प्रकार से कहेंगे कि ये काल के परिचायक होते हैं। और जा रहा है, तो ये जा रहा जो शब्द है, जा रहा है, तो ये हो जाएगा क्या? सहायक क्रिया, यानी रहा है। ठीक है, जाना नहीं होगा बेटा, रहा है। मोहन पढ़ता था, तो सिर्फ था शब्द, सिर्फ और सिर्फ इसमें था क्रिया आएगी क्या? सहायक क्रिया। और ये सहायक क्रिया ही होती हैं। ठीक है, इनका निर्माण किसी धातु से नहीं होता, ना किसी क्रिया से होता है। ये सिर्फ और सिर्फ किसके परिचायक होते हैं? काल के परिचायक होते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ सहायक के रूप में काम करते हैं। था, जैसे मोहन स्कूल जाता था, मैं पढ़ूंगा,
वो जा रहा होगा, तो होगा यानी इस प्रकार से हैं, हूँ या है, था, थी, थे आदि क्या हो जाएंगे, सहायक क्रिया हो जाएगी। अब देखेंगे हम सजातीय क्रिया। सजातीय क्रिया क्या होगी, यानी सजातीय चीजें क्या होती है, जो एक जैसी होती हैं, यानी एक जैसी होती हैं या एक जैसे चीज से बनी होती हैं, वो सभी क्या हो जाते हैं, सजातीय क्रियाएं, यानी सजातीय चीजें। तो अब सजातीय क्रिया की जब बात करते हैं तो वहां पे कर्म व क्रिया एक ही धातु से बनी हो, यानी वाक्य में जो कर्म प्रयोग किया जा रही हो और वाक्य में जो क्रिया प्रयोग की जा रही हो वो सभी एक ही धातु से बनी हो। कैसे, एग्जाम्पल में देखेंगे, राम ने चढ़ाई चढ़ी। अब यहाँ पे देखो जो चढ़ाई है बेटा वो कर्म का काम कर रही है, यानी यहाँ पे चढ़ाई शब्द है कर्म और चढ़ी शब्द क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो चढ़ाई भी चढ़ से बनी है और चढ़ी भी चढ़ धातु से ही बनी है। अतः कह सकते हैं कि यहाँ पे जो चढ़ी क्रिया प्रयोग हुई है वो सजातीय क्रिया है। अगला एग्जांपल देखेंगे, उसने पढ़ाई पढ़ी, उसने पढ़ाई पढ़ी। तो देखिए यहाँ पे जो कर्म है वो भी एक ही धातु से बना है और पढ़ाई भी एक ही धातु से बने हैं, यानी पढ़ाई और पढ़ी एक ही धातु से बने हैं और वो धातु है क्या, पढ़ है। इस प्रकार से जो यहाँ पे क्रिया प्रयोग होगी, और क्रिया क्या है बेटा यहाँ पे, पढ़ना, यानी पढ़ी। तो यहाँ पे जो क्रिया प्रयोग हुई है वो क्या हो जाएगी, सजातीय क्रिया। और एग्जांपल लेंगे, जैसे भारत ने लड़ाई लड़ी, भारत ने लड़ाई लड़ी। तो यहाँ पे लड़ाई कर्म है और लड़ी क्या है, क्रिया है। तो जो लड़ी क्रिया है ये यहाँ पे क्या हो जाएगी, सजातीय क्रिया हो जाएगी। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मोहन ने चाल चली। तो चाल यहाँ पे क्या हो जाएगी, कर्म हो जाएगी और चली शब्द क्या हो जाएगा, यहाँ पे सजातीय क्रिया हो जाएंगी। इस प्रकार से हमने देख लिया कि प्रयोग और संरचना के आधार पर हमने जाना कि 8 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार क्या होता है, सामान्य क्रिया होती है। दूसरा प्रकार संयुक्त क्रिया होती है, पूर्वकालिक क्रिया होती है। तीसरा प्रेरणार्थक क्रिया होती है और चौथा नाम धातु क्रिया होती है। छठवां कृदंत क्रिया और सातवां सहायक क्रिया, आठवां सजातीय क्रिया। सामान्य क्रिया में कार्य एक होगा और क्रियापद भी एक ही होगा। वहीं पे संयुक्त क्रिया में कार्य एक होगा परंतु क्रियापद कितने होंगे, 2 होंगे, और क्रियापद दोनों मिलकर के एक क्रिया का बोध कराएंगे तो वो क्रिया क्या हो जाएगी, संयुक्त क्रिया हो जाएगी। पूर्वकालिक में हमने देखा कि कार्य 2 होंगे, कार्य 2 होंगे और 2 क्रियापद भी होंगे, जिनमें से जो कार्य पहले पूर्ण होगा उसकी क्रिया क्या कहलाएगी, पूर्णकारी क्रिया कहलाएगी। प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ताएं 2 प्रकार की होंगी, जिनमें से पहला कर्ता काम करवाने वाला होगा और दूसरा कर्ता काम करने वाला होगा। तो जिस वाक्य में क्रिया के जिस रूप से काम करवाए जाने का बोध होता है वहां पे जो भी क्रिया प्रयोग होगी प्रेरणार्थक क्रिया होगी। इसके एग्जाम्पल में रुलाना, दिलाना, हंसाना, पिलाना, लिखाना, लिखवाना। इस प्रकार से देखिए प्रेरणार्थक क्रिया के 2 प्रकार होते हैं, यानी एक प्राथमिक प्रेरणार्थक क्रिया और दूसरी प्रेरणार्थक क्रिया। तो जब यहाँ पे रुलाना कहेंगे तो यह प्रथम प्रकार का प्रेरणार्थक क्रिया होगा। जब रिलवाना कहेंगे यानी रुलवाना कहेंगे तो वहां पे द्वितीय प्रकार का प्रेरणार्थक क्रिया हो जाता है। दिलाना एक प्रकार की, दिलवाना दूसरे प्रकार की, सुलाना एक प्रकार की और सुलवाना दूसरे प्रकार की, और यहाँ पे पिलाना पहले प्रकार की, पिलवाना दूसरे प्रकार की। और ये जो प्रेरणार्थक क्रिया होती हैं हमेशा और हमेशा क्या होती हैं बेटा, सकर्मक क्रियाएं होती हैं। अब देखेंगे नाम धातु क्रिया के बारे में कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनने वाली जो क्रियाएं होंगी क्या होंगी, आपकी नाम धातु क्रिया हो जाएंगी। ठीक है। कृदंत क्रिया हमने देखा कि धातु या क्रिया से बनने वाली, धातु या क्रिया से ही बनने वाली जो क्रिया होगी कृदंत क्रिया हो जाएगी। सहायक क्रिया में काल के परिचायक जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम जानते हैं, कैसे, है, हैं, हूँ और था, थी, थे, ये सभी क्रियाएं क्या हो जाएंगी, सहायक क्रिया हो जाएंगी। सजातीय क्रिया में जहाँ पे कर्म और क्रिया दोनों एक ही धातु से बनी हो वहां पे जो भी क्रिया प्रयोग हो जाएगी वो सजातीय क्रिया हो जाएगी। इस प्रकार से हमने प्रयोग और संरचना के आधार पर पढ़ा। इसमें एक और आधार है जो है काल के आधार पर। काल के आधार पर कौन कौन से हो जाती है, एक होती है आपकी
वर्तमान कालिक क्रिया, दूसरी होती है भूतकालिक क्रिया और तीसरी होती है आपकी भविष्यकालिक क्रिया, जो हम जब काल पढ़ेंगे तो वहाँ पे इस सब चीज़ों को बड़े डिटेल से पढ़ लेंगे। इस प्रकार से क्रिया का पूरा चैप्टर खत्म होता है। क्रिया से सारी जानकारी हम आपको प्रदान कर चुके हैं, ठीक है। और नेक्स्ट ही अब पुनः आप लोगों के बीच प्रस्तुत होंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए प्रकरण के साथ। लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप अगर हमारे चैनल में नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और खुश रहें, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।